ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी घाटियां और इन सब के बीच एक अकेला आदमी, खोजी, पथ प्रदर्शक, जासूस, सिर पर भिक्षु की टोपी, हाथ में माला और आंखों में एक मिशन। हर 100 कदम पर वो रुकता है, माला का एक मन का सरकाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है ठंडी हवाओं, अनजाने रास्तों और मौत के सन्नाटे में। कौन है ये आदमी? न कोई सैनिक है, न कोई राजा है। सर पर उधारी अलग से है, घर की जिम्मेदारी और शिक्षा का अभाव, लंबे समय की बेरोजगारी के बावजूद फिर भी इसने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई कर पाता है। वो ऐसा करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था जिसने ल्हासा, तिब्बत की राजधानी का सटीक स्थान और ऊंचाई निर्धारित की, सांगपो नदी का मानचित्रण किया और अंततः थोक जालों की प्रसिद्ध सोने की खदानों को विश्व के ध्यान में लाया। जो पूरी अंग्रेज हुकूमत और दुनिया के बड़े बड़े खोजी नहीं कर पाए थे, ये कहानी है उस भारतीय की जिसने अपने कदमों से हिमालय का राज खोला और तिब्बत को पहली बार नक्शे पर उतारा। नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रो विद मी चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1830। उत्तराखंड के कुमाऊं से पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील जोहार घाटी में स्थित मिलम नाम का एक छोटा सा गांव, जहां आसमान बर्फ से बातें करता है और हवा में ऊंचाई की ठंड खुली रहती है। 21 अक्टूबर 1830 को यहीं जन्मा था एक बालक। नाम था नैन सिंह रावत। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हासिल की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण जल्द ही पिता के साथ भारत और तिब्बत के बीच चलने वाले पारंपरिक व्यापार से जुड़ गए। उनके पिता लता बुरहा तिब्बत के साथ नमक, ऊन और अनाज का व्यापार करते थे। इससे उन्हें उनके पिता के साथ तिब्बत के कई स्थानों पर जाने और उन्हें समझने का मौका मिला। उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी, जिससे आगे चलकर उन्हें काफी मदद मिली। हिंदी, कुमाऊनी और तिब्बती के अलावा उन्हें अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने मजदूरी यानी कुली काम किया। उत्तराखंड के एक सीमांत गांव के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक भी थे। आगे की पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थी, पर पहाड़ खुद उनके गुरु थे। कुदरत ही उनकी यूनिवर्सिटी थी और आगे सिर्फ एक खाली रास्ता था। जी हाँ, किस्मत का एक नया अध्याय लिखना जो बाकी था। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में फैल चुका था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत का नक्शा तैयार कर रहे थे और लगभग पूरे भारत का नक्शा बना चुके थे। अब वो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोड़ा था तिब्बत। तिब्बत उनके लिए एक रहस्य था। उस समय फॉरबिडन लैंड के नाम से जाना जाता था, जहां विदेशी कदम रखना तो चाहते थे, पर वहां कदम रखने का मतलब था मौत को बुलावा देना। ये क्षेत्र दुनिया से छुपा हुआ था। न सिर्फ वहां की जानकारियां बेहद कम थी, बल्कि विदेशियों का वहां जाना भी सख्त मना था। ऐसे में अंग्रेज कश्मकश में थे कि वहां का नक्शा तैयार होगा तो कैसे होगा। कई अंग्रेज जासूस और सर्वेक्षक वहां गए, पर कोई लौटकर वापस नहीं आया। कभी ठंड ने निगल लिया, कभी स्थानीय भिक्षुओं ने पकड़ लिया। वहां बाहरी व्यक्ति के पकड़े जाने पर एक ही सजा थी, सजाए मौत। ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में एक के बाद एक मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज थी, और फिर किसी ने कहा अगर कोई वहां जा सकता है तो विदेशी नहीं बल्कि हिमालय का आदमी ही होगा। ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने कुमाऊं के भोटिया व्यापारियों पर ध्यान दिया, जो तिब्बत के रास्तों को अपनी हथेली की तरह जानते थे, और आखिरकार दो ऐसे लोग मिल ही गए। 33 साल के पंडित नैन सिंह रावत और उनके चचेरे भाई माणी सिंह। फिर देहरादून में शुरू हुआ एक गुप्त प्रशिक्षण ट्रेनिंग। यहाँ उन्हें सिखाया गया कि कैसे नापी जाती है दुनिया बिना किसी दिखावे के, और ये तय किया गया कि दिशा नापने के लिए छोटा कंपास लेकर जाएंगे और तापमान नापने के लिए थर्मामीटर। हाथ में एक प्रार्थना चक्र था जिसे तिब्बती भिक्षुक साथ रखते थे, और दूरी नापने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया गया, जिसमें 2000 कदमों में 1 मील की दूरी तय करना और एक संशोधित बौद्ध माला से उन कदमों को मापना शामिल था। हिंदुओं की 108 की कंठी के बजाय उन्होंने अपने हाथों में जो माला पकड़ी वो 100 मनकों की थी, ताकि गिनती आसान हो सके। 1863 में दोनों भाइयों ने अलग अलग राह पकड़ी। नैन सिंह रावत काठमांडू के रास्ते तिब्बत के लिए निकले और माणी सिंह कश्मीर के रास्ते। माणी सिंह पहले ही प्रयास में नाकाम हो गए और कश्मीर से वापस लौट आए, लेकिन नैन सिंह ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो तिब्बत पहुंचे और अपनी पहचान छुपाकर बौद्ध भिक्षु के रूप में रहे। उन्हें कोड नेम भी मिला, पंडित नंबर 1, चीफ पंडित, पंडितों का पंडित। भारत से नेपाल होते हुए वो चल पड़ा था ल्हासा की तरफ, तिब्बत की रहस्यमयी राजधानी की ओर। वो भिक्षु के भेष में था, सिर पर बाल नहीं, तन पर चोला और हाथ में वो जादुई माला। पर ये कोई साधारण माला नहीं थी, ये थी एक सर्वे मशीन। उस माला में थे 100 मन के। हर 100 कदम चलने पर नैन सिंह एक मन का सरकाते थे। जब माला पूरी घूम जाती तो मतलब 10,000 कदम पूरे हो गए, जिसमें 2000 कदमों में 1 मील की दूरी तय करना शामिल था। इस तरह उन्होंने कदमों को दूरी में, दूरी को नक्शे में और नक्शे को इतिहास में बदल दिया। कदमों की समानता बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने टखनों के बीच एक छोटी सी रस्सी बांधी, ताकि हर कदम बिल्कुल सटीक 31
7.5 इंच का हो। अब सोचो पूरे तिब्बत की दूरी उन्होंने ऐसे ही गिनी थी। वो इन सब जानकारियों को लिखित प्रार्थनाओं के रूप में कोडित करते और गुप्त रूप से कागज के इन स्क्रॉल को प्रार्थना चक्र के सिलेंडर में छुपाते थे। तिब्बत में विदेशी पकड़े जाने पर मौत तय थी। गांव-गांव में चौकियां थी और जो भी शक की नजर में आता सीधा जेल या मौत। ऊंचाई इतनी ज्यादा कि सांस लेना भी मुश्किल, कभी बर्फबारी से रास्ता गायब, कभी ठंडी हवाओं में शरीर सुन्न, और अगर ये सब से बच भी जाए तो भूख और अकेलापन मार देता। कई यूरोपीय खोजी इन रास्तों पर गायब हो चुके थे, पर नैन सिंह एक साधु बनकर भीड़ में घुल मिल गए। कभी स्थानीय व्यापारियों के साथ, कभी अकेले। वो चलते रहे, मापते रहे, याद करते रहे। महीने बीते, फिर साल, न कोई खबर न कोई निशान। घर में सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने मान लिया वो अब लौट कर नहीं आएगा। 16 साल तक घर नहीं लौटने पर लोगों ने उन्हें मृत तक मान लिया था, लेकिन पत्नी को विश्वास था कि वो लौटेंगे। वो हर साल उनके लिए ऊन काट कर एक कोट व पजामे बनाती थी। हर दिन वो मिलम के रास्ते की ओर देखती कि कहीं बर्फ के बीच वो चेहरा दिख जाए, लेकिन नैन सिंह तो पहाड़ों की गोद में खो गया था। फिर एक दिन बर्फीली हवाओं, भूख और मौत से लड़ता हुआ मिलम के रास्ते पर एक भिक्षु आदमी दिखाई दिया। चेहरा काला पड़ा हुआ, पैर फटे हुए, पर आंखों में वो चमक। वो घर लौट आया था, जिंदा और इतिहास के साथ। जब 16 साल बाद वो वापस लौटे तो पत्नी ने उन्हें एक साथ 16 कोट व पायजामे भेंट किए। नैन सिंह ने अपने थैले से निकाली अपनी छोटी सी डायरी, जिसमें कोड में लिखी थी दूरी, ऊंचाई, दिशा और तापमान की नापें। जब अंग्रेज सर्वे विभाग ने उन्हें डिकोड किया, वो हैरान रह गए। ल्हासा का सटीक अक्षांश और देशांतर नैन सिंह ने निकाला था, सिर्फ अपने कदमों से। ऐसा करते हुए पंडित नैन सिंह 31,60,000 कदम चले और एक एक कदम का हिसाब रखा। पंडित नैन सिंह रावत ने अपने जीवन काल में 6 यात्राएं की, जिनकी कुल लंबाई 42,000 किलोमीटर थी। इन यात्राओं में उन्होंने लद्दाख से ल्हासा का नक्शा बनाया। ल्हासा की ऊंचाई नापने वाले वो पहले व्यक्ति थे। सिर्फ सितारों को देखकर उन्होंने ल्हासा का अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी नापा, जो आज की आधुनिक मशीनों से की गई गणना के करीब है। सांगपो नदी के किनारे 800 किलोमीटर चलते हुए उन्होंने पता लगाया कि सांगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी है। नैन सिंह ने सतलज और सिंधु के उद्यम भी खोजे। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान पैट्रन्स मेडल से नवाजा। ये वही पदक था जो उस दौर में केवल यूरोपीय खोजकर्ताओं को मिलता था, और नैन सिंह रावत पहले और आज तक अकेले भारतीय हैं जिन्हें ये मिला हुआ है। नैन सिंह ने सिर्फ तिब्बत का नक्शा नहीं बनाया, बल्कि भारत की वैज्ञानिक विरासत में एक नया अध्याय जोड़ा। उन्होंने बताया कि ज्ञान सिर्फ औजारों से नहीं, नियत और जज्बे से भी पाया जा सकता है। 1 फरवरी 1882 मुरादाबाद में नैन सिंह रावत ने अपनी आखिरी सांस ली। एक चरवाहे से शुरू करके बोझा ढोने वाले मजदूर, फिर सर्वेक्षक, शिक्षक और प्रशिक्षक बनते हुए अंततः एक असाधारण अन्वेषक तक उनकी अद्भुत यात्रा आज के हिमालय प्रेमियों, साहसिकों और आधुनिक खोजकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होनी ही चाहिए। वो चला नाम के लिए नहीं, बल्कि खोज के लिए। उसकी यात्रा हमें सिखाती है सच्ची महानता तालियों में नहीं, उद्देश्य में होती है। वो भारत के पहले सच्चे खोजी थे, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को नापा, हर मनके के साथ एक प्रार्थना की तरह। इस पहाड़ी जज्बे के लिए ही सही, लाइक करो, शेयर करो, ताकि सबको पता चले पहाड़ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, ऐसे कारनामों के लिए भी जाना जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में।